गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 11th इंग्लिश कोर जैक पैटर्न पर आधारित कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करने का प्रयास करेंगे ताकि हम गागर में सागर भरने का काम कर सके। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि हम लोग हर एक चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे, लेकिन शॉर्ट में पढ़ेंगे और इतना पढ़ लेंगे कि एग्जाम में एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हर एक चीज़ों को हम लोग बारीकी से समझेंगे और एक ही वीडियो में सारे चीज़ों को कवर करने का प्रयास करेंगे, चाहे वो कॉम्प्रीहेंशन हो, चाहे वो एडवांस राइटिंग स्किल हो, चाहे वो ग्रामर हो या फिर लिटरेचर हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कॉम्प्रीहेंशन। ठीक है, अब जहां तक बात करते हैं हम लोग कॉम्प्रीहेंशन का, तो कॉम्प्रीहेंशन में पढ़ना होता है नोट मेकिंग पैसेज। और ये नोट मेकिंग पैसेज के फॉर्मेट से कुछ सवाल आते हैं, ठीक है, जो हम समझने का प्रयास करेंगे। तो देखते हैं इसका फॉर्मेट में होता क्या क्या है। सबसे पहले जो है नोट मेकिंग पैसेज में टाइटल लिखा जाता है। टाइटल के बाद इसमें कुछ हेडिंग मिलते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे देखते हैं सब हेडिंग मिलता है। ये सब हेडिंग हो गया। फिर यहाँ पे हेडिंग लिखा हमने, फिर ये हो गया सब हेडिंग। ठीक है, तो ये 2 3 4 हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या देखते हैं कि कहीं ना कहीं कीवर्ड्स भी छांटना होता है, इसमें एब्रिविएशंस भी देखना होते हैं और सिंबल्स भी मिल जाएंगे। ठीक है, एंड लास्ट में समरी। अब यहाँ पे देखना क्या होता है कि आखिर इसमें से कैसे सवाल आ सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो बातें हैं वो ये है कि कहीं ना कहीं हम लोग नोट मेकिंग पैसेज में देख रहे हैं कि क्या क्या यूज किया गया है। यानी यहाँ पे टाइटल देखने को मिलता है, यहाँ पे हेडिंग देखने को मिलता है, सब हेडिंग मिलता है, कीवर्ड्स हैं, एब्रिविएशंस हैं, सिंबल्स हैं और साथ में समरी है। इसका मतलब ये है कि नोट मेकिंग क्वेश्चंस जब रहेंगे, नोट मेकिंग से जब क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आ सकता है कि नोट मेकिंग में कौन कौन से वर्ड के इस्तेमाल किए जाते हैं। तो यहाँ पे टाइटल है, हेडिंग है, सब हेडिंग है, कीवर्ड है, एब्रिविएशन, सिंबल और समरी है। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन ऐसे रहेगा कि यहाँ पे ये 3 वर्ड कोई डाल दिया, एक वर्ड कुछ और डाल देगा, जैसे इन नोट मेकिंग वर्ड शुड नॉट बी यूज्ड, ऐसा करके। ठीक है, तो टाइटल रहेगा, हेडिंग रहेगा, सब हेडिंग रहेगा, लेकिन आगे दे देगा सिग्नेचर, तो इसमें सिग्नेचर नहीं होता है। ठीक है, इस तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। जैसे यहाँ हम लिखे टाइटल, हेडिंग, सब हेडिंग, सिग्नेचर, है ना। तो क्वेश्चन रहेगा नोट मेकिंग पैसेज में क्या नहीं होता है, तो सिग्नेचर नहीं होता है। ठीक है, ऐसे आ सकता है। या फिर क्वेश्चंस ऐसे भी हो सकते हैं कि इसमें से कौन नोट मेकिंग का पार्ट है। ठीक है, नोट मेकिंग का पार्ट कौन है। हो सकता है कि इसमें से कोई एक रखे, 3 कोई और डाल दे कुछ और, तो वो 3 नहीं होंगे, बाकी ये सभी होंगे। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं समरी से रिलेटेड 2 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आ सकता है कि समरी को कितने वर्ड्स में लिखे जाते हैं। तो समरी को कहीं ना कहीं पैसेज का 1/3 समरी कहलाता है। यानी कोई भी पैसेज का 1/3 पैसेज का 1/3 इज कॉल्ड समरी। पहली बात। दूसरी बात क्या होता है कि समरी में कभी भी हम लोग अपने लैंग्वेज का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि नोट मेकिंग पैसेज के समरी में क्या नहीं किया जाता है, तो अपने वर्ड्स का यूज नहीं किया जाता है। वी कांट यूज आवर ओन वर्ड्स, है ना, कांट यूज आवर ओन वर्ड्स। तो ये बातें यहाँ पे ध्यान रखेंगे। इतना कहीं हम लोग पढ़ते हैं तो कॉम्प्रीहेंशन से हो सके एक भी क्वेश्चन ना छूटे। अब हम लोग डिस्कस करते हैं एडवांस राइटिंग स्किल को। अब एडवांस राइटिंग स्किल का बात करते हैं तो यहां पे पढ़ना है हम लोग को नोटिस,
हमें पढ़ना है रिपोर्ट, रिपोर्ट है ना, लेटर एंड लास्ट में आर्टिकल। ठीक है, सबसे पहले नोटिस को देखते हैं। तो नोटिस में जो है वो जो चीजें पढ़ना है वो क्या है कि नोटिस में वर्ड्स मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, तो 50 वर्ड्स, ध्यान देना है। नोटिस में कितने वर्ड्स हो सकते हैं, 50 वर्ड्स हो सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि नोटिस को क्या किया जाता है, तो यहाँ पे जो है वो कह सकते हैं कि इनक्लोज किया सकता है बॉक्सेस में, इनक्लोज्ड इन बॉक्स, दूसरी बात। और तीसरी बात याद रखना है कि नोटिस में, नोटिस का जो पर्पस होता है वो हमेशा होता है टू इनवाइट, टू इनवाइट, ये हो गया नोटिस का पर्पस। ठीक है, तो नोटिस में कम से कम इन चीजों को याद रखना है कि कितने वर्ड्स में लिखे जाते हैं, फिर जो है वो किस तरीके से क्या किया जाता है, तो उसको इंक्लूड कर दिया जाता है बॉक्स में। और तीसरी बात कि नोटिस का मेन पर्पस क्या होता है, तो इनवाइट करना। ठीक है, चाहे वो इंडिविजुअल हो चाहे वो ग्रुप में हो। दूसरा बात यहाँ पे है रिपोर्ट। तो रिपोर्ट को समझने के लिए हम लोग चाहेंगे कि इसके फॉर्मेट को समझें। ठीक है, अब फॉर्मेट को समझते हैं तो यहाँ पे मान लेते हैं कि ये भी इनक्लोज किया जाता है बॉक्स में। यहाँ हमने लिख दिया हेडलाइन, यहाँ पे रिपोर्टर का नाम होता है, फिर जो है वो देखते हैं कि डेट लिखा जाता है, डेट, और फिर प्लेस। ठीक है, आगे देखते हैं कि इसको 4 पैराग्राफ में इंक्लूड किया गया है। ये 4 पैराग्राफ हो गया, और 4 पैराग्राफ में पहला इंट्रोडक्टरी होता है, दूसरा सॉल्व द रिपोर्ट होता है, तीसरा स्टेटमेंट, और चौथा कंक्लूजन होता है। तो यहाँ पे ये है सॉल्व ऑफ द रिपोर्ट, यानी कह सकते हैं कि ये रिपोर्ट का हो गया नरेशन। और जब ये रिपोर्ट का नरेशन है तो इसे हमेशा लिखा जाता है पास्ट टेंस में, जिसको हम लोग बोलते हैं इमीडिएट पास्ट टेंस, इमीडिएट पास्ट टेंस। इसी को हम लोग सिंपल पास्ट टेंस भी बोलते हैं। लेकिन कहीं हम लोग रिपोर्ट के हेडलाइन के बारे में चर्चा करते हैं, तो रिपोर्ट का जो हेडलाइन होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, बोल्ड होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए, ब्रीफ होना चाहिए, ब्रीफ यानी संक्षिप्त, छोटा। और चौथी बात क्या है कि इसे प्रेजेंट टेंस में लिखा जाना चाहिए, प्रेजेंट टेंस में। ठीक है, बोल्ड मतलब कभी भी हम लोग पेपर पढ़ते हैं तो पेपर में जो हेडलाइन होता है वो मोटे अक्षर में होता है, तो मोटे अक्षर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, बोल्ड बोलते हैं। ठीक है, दूसरी बात क्या है कि अट्रैक्टिव होगा तभी कोई रीडर उसको पढ़ने में इंटरेस्ट लेगा, तो ये अट्रैक्टिव होना चाहिए। तीसरी बात ब्रीफ होना चाहिए, ब्रीफ मतलब हेडलाइन जब भी लिखे तो छोटा से छोटा लिखे, है ना, ताकि ऐसा नहीं कि यहाँ पे जो है वो कंटेंट 50 वर्ड का है और उसका हेडलाइन जो है वो 30 वर्ड में 20 वर्ड में लिख दे, ऐसा कुछ नहीं होता है। 1 से 2 लाइन मुश्किल से हेडलाइन लिखा जाता है। और चौथी बात क्या है कि हेडलाइन हमेशा किस में होता है, प्रेजेंट टेंस में होता है। याद रखना कि रिपोर्ट का जो कंटेंट होता है, जो नरेशन होता है, वो होता है पास्ट टेंस में, लेकिन रिपोर्ट का जो हेडलाइन होता है वो कौन टेंस में होता है, प्रेजेंट टेंस में होता है। तो इतना बातें याद रखेंगे हम लोग रिपोर्ट से रिलेटेड। ठीक है, अब कहीं हम लोग चर्चा करते हैं आर्टिकल को, उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे लेटर को। ठीक है, तो आर्टिकल, ये हो गया आर्टिकल। आर्टिकल में क्या देखना है कि आर्टिकल में सबसे पहले टाइटल लिखा जाता है, उसके बाद राइटर्स नेम होता है, राइटर्स नेम, और राइटर्स नेम के बाद हम लोग क्या देखते हैं कि लास्ट में यहाँ पे कंक्लूजन होता है, जहां से क्वेश्चन आते हैं अधिकांशतः। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ से क्या होता है कि कहीं ना कहीं देख सकते हैं कि आर्टिकल में टाइटल सबसे पहले लिखा जाता है, उसके बाद क्या है, राइटर का नाम है जो कि कहीं ना कहीं एबव एंड मिडिल होता है, और कंक्लूजन। तो कंक्लूजन में बात होता है हमेशा सजेशन को लेकर, अपील को लेकर, ठीक है, रिमेडी को लेकर, रिमेडी मतलब उपचार, है ना, और ये कहीं ना कहीं बात करता है वार्निंग, है ना। तो ये सभी चीजें जो है वो आर्टिकल के कंक्लूजन में पाया जाता है। यहां से क्वेश्चन आ सकता है कि आर्टिकल के कंक्लूजन में कौन कौन से वर्ड होते हैं, तो कौन कौन से बातें होती है वहां पे, रिमेडी का बात किया था, सजेशन का, अपील का, और वार्निंग का। ठीक है, आगे यहां से क्या दिखते हैं कि जब आर्टिकल हम लोग पढ़े तो लास्ट हमारा टॉपिक बचा हुआ है लेटर।
लेटर को भी पढ़ने का प्रयास करते हैं, उसके बाद हमारा एडवांस राइटिंग स्किल कंप्लीट होगा, फिर हम लोग ग्रामर पढ़ेंगे। ठीक है, देखो जी, अब यदि हम लोग चर्चा करते हैं लेटर का, तो लेटर के टाइप के बारे में चर्चा करेंगे। तो टाइप्स के दो होते हैं, पहला कहलाता है फॉर्मल और दूसरा कहलाता है इनफॉर्मल। फॉर्मल का मतलब होता है फॉर ऑल, यानी एक ऐसा लेटर जो किसी को भी लिख सकते हैं, मतलब हमारे कहने का मतलब है ना। तो यहाँ पे क्या देखते हैं कि फॉर ऑल एक ऐसा लेटर जो हम कहीं ना कहीं बिजनेस से रिलेटेड हो सकता है, कहीं ना कहीं ऑफिशियल से रिलेटेड हो सकता है, कहीं ना कहीं एडिटोरियल से रिलेटेड हो सकता है। ठीक है, तो ये सभी लेटर्स जो होते हैं वो कहीं ना कहीं किस में आते हैं, फॉर्मल में आते हैं। लेकिन जो फ्रेंड्स को लिखते हैं, रिलेटिव्स को लिखते हैं या फिर फैमिली मेंबर्स को लिखते हैं, ये सभी क्या कहलाते हैं, इनफॉर्मल कहलाते हैं। ठीक है, अब यदि फॉर्मल लेटर का बात करते हैं तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं कि कहीं ना कहीं इसके फॉर्मेट को देखेंगे, समझेंगे और उसके बाद क्वेश्चंस निकालने का प्रयास करेंगे। ठीक है, जैसे इसके फॉर्मेट को देखते हैं फॉर्मल लेटर को, तो पहले होता है सेंडर्स एड्रेस। सेंडर्स एड्रेस के बाद हम लोग लिखते हैं डेट, उसके बाद लिखते हैं रिसीवर्स एड्रेस। रिसीवर्स एड्रेस के बाद जो है वो कहीं ना कहीं सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट के बाद कहीं ना कहीं सैल्यूटेशन होता है, सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन के बाद जो है वो यहाँ पे कंटेंट लिखते हैं हम लोग, और कंटेंट लिखने के बाद लास्ट में यहाँ पे लिखा जाता है थैंकिंग यू, है ना। और थैंकिंग यू के बाद कहीं ना कहीं योर्स फेथफुली, योर ओबीडिएंटली जो लिखना है वो लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से क्वेश्चन क्या आता है कि फॉर्मल लेटर स्टार्ट किससे होता है, तो किससे स्टार्ट होता है, ये सेंडर्स एड्रेस से। दूसरी बात क्या है कि डेट कहाँ लिखा जाता है, तो डेट हमेशा सेंडर एड्रेस के नीचे लिखा जाता है, रिसीवर एड्रेस के ऊपर लिखा जा सकता है। रिसीवर एड्रेस कहाँ लिखा जाता है, तो सब्जेक्ट के ऊपर और डेट के नीचे। सैल्यूटेशन का करेक्ट फॉर्म क्या होता है ना। तो यहाँ पे क्या दिखते हैं कि सैल्यूटेशन का जो करेक्ट फॉर्मेट होता है वो होता है डियर सर या फिर सर। ठीक है, यहाँ पर रिवरेंड सर, रिस्पेक्टेड सर, ऑनरेबल सर होता ही नहीं है। ठीक है, ये सब सुपरफ्लूअस वर्ड्स हैं, ऐसे वर्ड्स जो है सही नहीं। ठीक है, जैसे हम किसी को सर बोलते हैं, इसका मतलब उसको सम्मान करते हैं। हम लोग कभी चोर को सर नहीं बोलते हैं, हम लोग सर जिसको बोलते हैं इसका मतलब उसको, उसका मान करते हैं, तभी उसे सर बोलते हैं। तो सर जब हम उसको रिस्पेक्ट करते हैं तो उसके लिए रिस्पेक्टेड वर्ड लगाना जरूरी नहीं होता है। ठीक है, इसके लिए जो है ऑनरेबल लगाना जरूरी नहीं होता है, उसके लिए ऑनरेबल यानी रिवरेंड लगाना सही नहीं होता है। ठीक है, ये सही वर्ड्स जो है सुपरफ्लूअस वर्ड्स हैं। तो यहाँ पे चाहे सर लिखेंगे या फिर डियर सर लिखेंगे। ठीक है, तो इतना सारा क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है एडवांस राइटिंग स्किल्स में। इतना पढ़ते हैं तो हमारा एक भी क्वेश्चन शायद बाहर ना हो एग्जाम में। ठीक है, आगे चलते हैं ग्रामर, और ग्रामर में हर एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ठीक ऐसे ही जैसे यहाँ पे पढ़ना है टेंस, वॉइस, मॉडल्स, फिर जो है वो डिटरमाइनर्स पढ़ेंगे, क्लाउज पढ़ेंगे, है ना। तो उसको देखते हैं, फिर आगे चलेंगे लिटरेचर में। देखिए, अब यहाँ पे जो है वो ग्रामर पोर्शन हमारा आता है। ग्रामर पोर्शन का बात करते हैं तो अभी पता है हमें कि टेंस पढ़ना है, यहाँ पे हम लोग को मॉडल्स पढ़ने हैं, वॉइस पढ़ना है, फिर जो है वो डिटरमाइनर्स पढ़ना है, एंड लास्ट में पढ़ना है क्लाउजेस। इतना सारा टॉपिक कवर करना है हम लोग को ग्रामर से। ठीक है, अब जैसे हम लोग टेंस सीख रहे हैं, तो टेंस, मॉडल्स और वॉइस ये तीनों को एक ही साथ सीखने का प्रयास करेंगे हम लोग। ठीक है, थोड़ा ध्यान देना है। और ये तीनों को समझने के लिए हम लोग वर्ब फॉर्म को समझते हैं। वर्ब फॉर्म हमारा कैसे होगा देख लो। पहले हम लोग वर्ब समझते हैं। वर्ब जो होते हैं ये दो पार्ट में होते हैं। पहला पार्ट कहलाता है फिनाइट वर्ब, दूसरा कहलाता है नॉन फिनाइट वर्ब, है ना। फिनाइट जो है दो होते हैं, मेन वर्ब और फिर हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब दो होते हैं, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब होता है और सेकेंडरी हेल्पिंग वर्ब होता है। ठीक है, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब के अंतर्गत डू आता है, डज आता है और डिड आता है।
यहां पे आता है इज, एम, आर, वॉज, वर। यहां पे देखते हैं हम लोग हैज, हैव, हैज, हैड, जो भी हो, है ना, ऐसे करके। दूसरी बात, सेकेंडरी हेल्पिंग वर्ब का बात करते हैं तो ये कहलाता है मॉडल्स, और मॉडल्स की संख्या होती है 13 यानी 13। इसमें आता क्या क्या है, कैन, कुड, मे, माइट, सेल, शुड, विल, वुड, यूज टू, आउट टू, मस्ट, मस्ट, नीड, डेयर। ठीक है। जब प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब को काउंट करते हैं तो पता चलता है कि यहाँ 3 है, यहाँ 5 है और 3 8, 8 और 3 11, यानी इसकी संख्या कितनी है, 11 है, जबकि इसकी संख्या जो है 13 है। टोटल कितना हो गया, 24। अब ये 24 जो है, इसमें से प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब ये 3 भाग में कैटेगराइज है। मतलब कि जिस सेंटेंस में गलती से भी कहीं डू, डज, डिड मिल जाए तो उसमें मेन वर्ब हमेशा V1 आता है, यानी यहाँ पे मेन वर्ब क्या आ जाएगा, V1 आएगा। जिस सेंटेंस में इज, एम, आर या फिर वाज वर्ब मिलता है उसके साथ हम लोग मेन वर्ब का V4 यूज करते हैं। लेकिन याद रहे कि बी फॉर्मा यानी इज, एम, आर, वाज वर्ब का यूज पैसिव में भी किया जाता है, और जब ये पैसिव में रहेगा तो यहाँ पे मेन वर्ब V3 हो जाएगा। किसके लिए, पैसिव के लिए, है ना। जबकि यहाँ पे फिर जो है मेन वर्ब V3 आता है, कहीं हम लोग हैज, हैव, हैड का यूज करते हैं तब। अब यहाँ पे क्या देखना है कि हमें सेंटेंस का फॉर्मेशन कैसे करना है, यानी सेंटेंस को बनाना कैसे है। तो सेंटेंस बनाने के लिए सिंपल सी बात है, सब्जेक्ट का यूज किया जाता है, और फिर वर्ब होता है, और फिर क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट होते हैं। अब वर्ब जो है दो कैटेगराइज, मतलब दो कैटेगरी में होता है। पहला कहलाता है हेल्पिंग वर्ब, दूसरा कहलाता है मेन वर्ब, है ना। अब देख लो यहाँ पे, ये सभी हेल्पिंग वर्ब्स हैं, ये भी क्या है, हेल्पिंग वर्ब ही है। हम यहाँ पे प्राइमरी और सेकेंडरी का बात तो नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे बात कर रहे हैं हेल्पिंग वर्ब का। तो ये भी हेल्पिंग वर्ब है, ये भी हेल्पिंग वर्ब है। अब यहाँ पे क्या करना है कि जहां पे हेल्पिंग वर्ब है, यानी हमारा जो स्ट्रक्चर बन रहा है वो कैसे बन रहा है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसका मतलब क्या हो गया कि कहीं हम सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब की जगह पे डू, डज या डिड लगाते हैं तो मेन वर्ब में क्या लगाना है, V1 लगाना है। कभी भी सेंटेंस में हम लोग कहीं हेल्पिंग वर्ब में इज, एम, आर, वाज वर्ब लगाते हैं यहाँ पे, तो मेन वर्ब में क्या लगाना है, V4 लगाना है। लेकिन कहीं पैसिव रहेगा तो V3 लगाना है। जिस सेंटेंस में हैव, हैज, हैड रहे हेल्पिंग वर्ब के रूप में, उसे मेन वर्ब क्या लगाना है, V3 लगाना है। जिस सेंटेंस में कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड रहे उसके साथ हमेशा V1 लगाना है। मतलब मॉडल्स के साथ हमेशा V1 का यूज होता है। अब बात क्लियर है, स्ट्रक्चर सबका बन रहा है, ठीक है, चाहे कोई भी सेंटेंस का बनाना चाहे। एक ये तरीका हुआ हमारा। दूसरा तरीका क्या है, तो दूसरा तरीका भी आसान है, ठीक है। और दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि पहले एक सिंपल प्रेजेंट का स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं, और उसके बाद सारा स्ट्रक्चर हमारा यूं ही बनेगा, अपने से बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखो यहाँ पे इसको मिटाते हैं, है ना। अब मिटाने के बाद इसको छोड़ दे, इसको मिटाते हैं। एक बार जो है वो चाहेंगे चेक कर सकते हैं आप लोग, है ना। देखो इधर, अभी मैंने बताया कि एक और तरीका से बना सकते हैं, कैसे। पहले यहाँ वर्ब फॉर्म देख लेते हैं, डू, डिड, डन, डूइंग, और ये हो गया डज, ठीक है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं ये बी फॉर्मा हो गया, जिसमें V1 के रूप में हम एम और आर का यूज करते हैं। यहाँ पे यूज करते हैं वाज या वर का। यहाँ यूज होता है हमारा बीन, यहाँ पे बीइंग होता है, एंड लास्ट में इज होता है। फिर हम लोग यूज करेंगे हैव, हैड, हैड, हैविंग, एंड लास्ट में हैज, ठीक है। इसको मिटाते हैं, और इसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे कि यहाँ पर मेन वर्ब को, यानी ये सभी हेल्पिंग वर्ब्स हैं, यहाँ मेन वर्ब को पुट करेंगे। तो अभी क्या बताया हमने कि जिस सेंटेंस में डू मिले, डिड मिले या फिर डज मिले, उसके साथ क्या लगाना है, V1 लगाना है। जिस सेंटेंस में इज, एम, आर, वाज वर्ब मिले उसके साथ क्या लगाना है, V4 लगाना है। जिस सेंटेंस में हैज, हैव, हैड मिले उसके साथ क्या लगाना है,
V3 लगाना है। दूसरे बात सॉल्व हो गया। और तीसरा बात क्या है कि इसको हम लोग सिंपल बोलेंगे, सिंपल प्रेजेंट या पास्ट नहीं बोलेंगे, सिंपल बोलेंगे। इसको हम लोग बोलेंगे कॉन्टिन्यूअस और इसको बोलेंगे परफेक्ट। अब चलो एक स्ट्रक्चर बनाते हैं हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का। टेंस 3 होते हैं, इतना पता है, और टेंस 3 होते हैं तो इसमें प्रेजेंट टेंस होता है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस होता है, और तीसरा क्या होता है, फ्यूचर टेंस। ठीक है। और प्रेजेंट टेंस के भी जो है वो 4 टेंसेस होते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस जिसको बोलते हैं हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसको नीचे लिखिए ताकि हम लोग जो है वो हर चीज बचा सके। पहला क्या बताया, सिंपल प्रेजेंट टेंस, दूसरा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट, और चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये 4 हो गया। ठीक है। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस के स्ट्रक्चर को कहीं हम लोग समझ जाते हैं तो इसका मतलब सारा स्ट्रक्चर समझ में आ जाएगा। कैसे, देखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V1 V5 ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग के रूप में लेते हैं हम लोग डू या डज, है ना। अब जब सिंपल प्रेजेंट टेंस के रूप में हम लोग देखते हैं कि हेल्पिंग के रूप में डू या डज लेते हैं तो कहीं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस रहेगा, तो यहां पर हम लोग क्या लेंगे, यहां पर हम लोग एम आर और इज लेते हैं हेल्पिंग के रूप में। क्यों, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर मेन वर्ब के रूप में यानी क्या है, V1 है, तो हेल्पिंग के रूप में भी क्या आएगा, V1 आएगा। तो V1 में क्या है, MR है, और V5 में क्या है, तो V5 में जब यहाँ पे डज है तो इस कंडीशन में यानी कॉन्टिन्यूअस में क्या है, इज है। यानी अब इसका स्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा, पहले सब्जेक्ट, उसके बाद V1, V1 में क्या है, कॉन्टिन्यूअस में क्या है, V1 में MR है ना, और फिर V5 में क्या है, इज है, उसके बाद फिर क्या है, मेन वर्ब में V4 है, और ऑब्जेक्ट। अभी हम बताए थे कुछ देर पहले कि कोई भी सेंटेंस का जो फॉर्मेशन होता है वो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट के रूप में होता है। तो ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, ये हो गया ऑब्जेक्ट, ये जो है वो हेल्पिंग वर्ब हो गया, और ये क्या हो गया, मेन वर्ब। ऐसे हो गया, सिंपल सी बात है। कहीं प्रेजेंट परफेक्ट देखते हैं तो सब्जेक्ट आ गया पहले, फिर क्या है, V1, तो परफेक्ट में V1 में क्या है, हैव है, और फिर V5 है यहाँ पे, तो V5 में क्या है, हैज है, क्या ये हैज है, तो यहाँ पे हैव हैज लगा दिए। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब हो गया। अब क्या चाहिए, मेन वर्ब, तो मेन वर्ब इसमें क्या आ रहा है, V3, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ये बन गया। अब क्या ये पॉसिबल है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का ये बनेगा, बिल्कुल बनेगा। देखो जरा, पहले बनाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट का, तो स्ट्रक्चर आ रहा है सब्जेक्ट प्लस हैज या फिर हैव। अब बोल रहा है कि परफेक्ट से कहाँ जाना है, कॉन्टिन्यूअस, और यहां पर बोल रहा था कि हैज हैव के बाद V3 चाहिए। ठीक है, अब दोनों की डिमांड को पूरा करना है, हैज हैव को V3 चाहिए, वो भी देना है, और परफेक्ट से कॉन्टिन्यूअस में जाना है तो वहां पर भी जाना है। अब क्या करो, कॉन्टिन्यूअस का V3 लगा दो, तो यहां पर क्या होगा, दोनों को फुलफिल करेगा, परफेक्ट से कॉन्टिन्यूअस भी चल जाएगा और फिर हैज हैव से V3 भी लग जाएगा। तो यहाँ पर V3 में क्या आ रहा है, बीन आ रहा है। अब यहाँ पे पुट कर देंगे बीन। अब जब इस घर में घुस गए तो निकलना इधर से, और जब इधर से निकलेंगे तो मेन वर्ब क्या है, यहाँ पे V4 है, फिर लास्ट में ऑब्जेक्ट है। मामला क्लियर। इस तरीके से सिंपल पास्ट ही बनेगा। कैसे बनेगा, एक देखो। ठीक है, सिंपल पास्ट बनाते हैं, जैसे यहाँ पे जो है इसको देख लीजिए ध्यान से। मान लेते हैं कि यहाँ पे जो है इसको चेंज कर लेते हैं हम लोग, यहाँ पे जो है वो लिख दिया सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस। ठीक है, यहाँ पे लिख दिया पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, ये हो गया पास्ट परफेक्ट, और ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, अब जब इस तरह का केसेस आता है तो हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर चेंज करेंगे। फिर देखो, सिंपल पास्ट का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट होता है ना, और यहाँ पे V2 के रूप में क्या लगाते हैं, डिड। अब क्या करना है, कॉन्टिन्यूअस में भी हेल्पिंग में V2 लगाना है, परफेक्ट में भी क्या लगाना है, V2 लगाना है। तो सब्जेक्ट हो गया पहले, अब V2 चाहिए कॉन्टिन्यूअस का V2, तो कॉन्टिन्यूअस का V2 क्या है, वाज या वर है, तो यहाँ पे वाज वर पुट करेंगे, और वाज वर के साथ में क्या लगता है, V4 लगता है,
तो ये पुट करेंगे और फिर ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पास्ट परफेक्ट का सवाल करते हैं तो यहाँ पे सेट आ गया। परफेक्ट का बात कर रहा है तो परफेक्ट में जो है V2 चाहिए, तो V2 में क्या है, हेड है, तो यहाँ पे क्या कर दिया पुट हमने, हेड। अब हैज हेड क्या क्या लगता है, V3, तो V3 लगा दिया, उसके बाद ऑब्जेक्ट, क्लियर हो गया। ठीक है, ऐसे ही होता है। सिंपल फ्यूचर से लेके फ्यूचर टेंस का भी ऐसे ही हम लोग लिखेंगे। ठीक है, कहीं आप फ्यूचर टेंस का बात करते हैं तो यहाँ पर भी सेम कंडीशन आएगा, फ्यूचर टेंस मान लेते हैं तो सिंपल फ्यूचर रहेगा, सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, है ना। तो सिंपल फ्यूचर का स्ट्रक्चर बता रहा है सब्जेक्ट प्लस सेल विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। बोलोगे सर कहां से आए, तो अभी हम कुछ देर पहले बताए थे कि सेल विल मॉडल है और मॉडल के बाद हमें से क्या आता है, V1। ठीक है, आगे क्या है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस बनाना है, तो वही करना है। सब्जेक्ट है, सेल विल को पुट कर देंगे सेम टू सेम, V1 मांग रहा है। अब कॉन्टिन्यूअस का V1 देना है इसको, तो कॉन्टिन्यूअस का V1 में यहाँ पे आ रहा है B, तो यहाँ पे पुट कर देंगे B। मेन वर्ब इसमें क्या है, V4 है, तो V4 पुट कर दिए और फिर ऑब्जेक्ट लगा दिए, मामला क्लियर है। कहीं फ्यूचर परफेक्ट का बात करेंगे, सर्ट आया, फिर सेल विल है तो सेल विल ही पुट करेंगे यहाँ पे, है ना। फिर V1 मांग रहा है, अब V1 किसका, परफेक्ट का, तो परफेक्ट का V1 क्या है, हैव है, तो हैव पुट कर दिया। हैज हैव के बाद क्या लगता है, V3 लगता है, तो V3 पुट कर दिया, ऑब्जेक्ट हो गया। कुल मिला के यहाँ पे देखना क्या है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। कहीं हेल्पिंग वर्ब हमारा इस तरीके से मिलता है तो मेन वर्ब ये आएगा, कहीं हेल्पिंग वर्ब ऐसे मिलता है तो मेन वर्ब ये आएगा, ये ध्यान देना है। ठीक है, मतलब कुछ देर पहले बताए थे, जिस सेंटेंस में डू डज डिड रहेगा उसके साथ V1 लगाते हैं, जिस सेंटेंस में इज एम आर वाज वर रहता है उसके साथ V4 लगाते हैं, जिस सेंटेंस में हैज हैव हैड रहता है उसके साथ V3 लगाते हैं, जिस सेंटेंस में कैन कुड मे माइट सेल शुड विल वुड यूज टू आउट टू मस्ट नीड डेयर रहेगा उसके साथ क्या लगाते हैं, V1 लगाते हैं। देखो यहाँ पे, ठीक है, तो ऐसे हमारा टेंस क्लियर हो गया। अब हम लोग देखते हैं मॉडल्स, और मॉडल्स के बाद फिर देखेंगे वॉइस 2 मिनट में। देखो जी, मॉडल्स पूरी तरीके से डिपेंड है किस पर, वर्ड पर। ठीक है, और मॉडल्स में कुछ इंपॉर्टेंट केवल पढ़ेंगे हम लोग। जैसे यहाँ पे बात कर लेते हैं मॉडल्स का, तो मॉडल्स अभी क्या बताया कि ये वर्ड पर डिपेंड है। स्ट्रक्चर इसके दो ही होते हैं जो भी बताया, सब्जेक्ट होता है, मॉडल होता है, V1 होता है, ऑब्जेक्ट होता है। अभी बताया था कुछ देर पहले, सब्जेक्ट आता है, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। ठीक है, दूसरा स्ट्रक्चर इसका जो होता है वो सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट होता है। अभी हम कुछ देर पहले बताए थे कि सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आता है, तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में यहाँ पे मॉडल है, और मॉडल के बाद हमेशा V1 आता है, तो V1 के रूप में हैव है, और हैज हैव हैड के साथ हमेशा क्या आता है, V3 आता है, तो यहाँ पे हमने क्या पुट कर दिया, V3 उसका ऑब्जेक्ट। अब समझना क्या है कि कौन सा वर्ड का कैसे इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम लोग एक सिंपल सा जो हम लोग रिलेवेंट है पढ़ते हैं, परमिशन। तो परमिशन के लिए 4 मॉडल्स का इस्तेमाल किया जाता है, कैन, कुड, मे, शुड। ठीक है, जैसे लिखते हैं मे आई कम इन, तो मे आई कम इन लिखे तो यहां पर क्या देख रहे हैं कि ये स्ट्रक्चर पर नहीं है, ये किस पर है कि ये किस टाइप का एक्सप्रेशन है, किस तरह का सेंटेंस है ये। तो ये सेंटेंस कहीं ना कहीं परमिशन का बात कर रहा है, परमिशन का बात कर रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, मे लगा दिया। इस तरीके से पॉसिबिलिटी का चर्चा करते हैं। तो पॉसिबिलिटी के लिए जो है 3 मॉडल्स का यूज किया जाता है, उसमें से आता है कैन, मे और माइट। यदि पॉसिबिलिटी काफी स्ट्रांग हो तो कैन लगाते हैं, पॉसिबिलिटी कहीं मिडिल हो यानी एवरेज हो तो मे लगाते हैं, और पॉसिबिलिटी कहीं डाउटफुल हो तो माइट लगाते हैं। जैसे स्टूडेंट्स जो होते हैं कभी कभी ऐसे सेंटेंस बोलते हैं कि वो पढ़ने में बहुत तेज है, एग्जाम पास कर सकता है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि तेज है पास कर सकता है, यानी पॉसिबिलिटी यहाँ पे क्या है, ज्यादा है। वह पढ़ने में औसत है 50%, तो यहाँ पे क्या होगा, माइट। लेकिन वह पढ़ने में कमजोर है, पास कर सकता है, तो यहाँ पे क्या होगा, डाउटफुल पॉसिबिलिटी हो गया ये। ठीक है, ऐसे करके समझेंगे हम लोग। आगे कहीं ना कहीं कैन और कुड का इस्तेमाल कैपेसिटी और एबिलिटी के लिए होता है, एबिलिटी और कैपेसिटी के लिए यूज होता है। जैसे मैं उसे पीट सकता हूँ, मैं संस्कृत पढ़ सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ, ये सब क्या है, कैपेसिटी और एबिलिटी की बात कर रहा है। तो इसके लिए कैन का इस्तेमाल कर सकते हैं और कुड का। ठीक है, यहां पे एक सेंटेंस है, मिल जाएगा तो लोग को, यूज टू, और यूज टू का यूज किया था पास्ट हैबिट के लिए। जैसे हम लोग स्कूल जाया करते थे, तो क्या होगा, वी यूज टू गो टू स्कूल, है ना। क्या होगा, वी
यूज्ड टू गो टू स्कूल। ठीक है, तो इतना समझे। अब कुछ और समझते हैं, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट में जाते हैं। आगे हम लोग क्या देखते हैं कि कहीं ना कहीं ऑब्लिगेशंस के लिए शुड या मस्ट का फॉलो किया जाता है। शुड, है ना, इसका यूज किया था ऑब्लिगेशंस के लिए, नेसेसिटी के लिए, है ना, ड्यूटी के लिए। लेकिन कहीं इसको स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है तो उसके लिए यूज किया था मस्ट। जैसे हमें गरीबों का हेल्प करना चाहिए तो वी शुड हेल्प द पुअर, ऐसे करके। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि वी शुड हेल्प द पुअर। अब ये जो वर्ड लिखा गया है यहाँ पे क्या है कि हमें गरीबों का मदद करना चाहिए, ये हमारा क्या ऑब्लिगेशंस बनता है। ठीक है, अच्छा कहीं हेल्प नहीं करेंगे तो कोई कुछ कर सकता है क्या? बिल्कुल नहीं। ठीक है, ये हम पे डिपेंड करता है, ये हमारी मानवता पे डिपेंड करता है। ठीक है, लेकिन मस्ट जहां रहेगा इसका मतलब ये है कि फॉलो करना ही करना है। ठीक है, जैसे हमें सड़क के बाईं ओर चलना चाहिए, है ना, क्या बोलना है, वी शुड, अच्छा सॉरी, वी मस्ट वॉक लेफ्ट साइड अलोंग द रोड, अलोंग द रोड। फ्रेंड्स क्या है, हमें सड़क पे हमेशा बाईं ओर चलना चाहिए। अब ऐसा सरकार नहीं बोला है कि कभी जो है भीड़ भाड़ होगा तो आप जो है दाहिने से भी जा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है कि आपको बायां ही चलना है, और जब इस तरह कंडीशन रहे तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे, मस्ट यूज करेंगे। ठीक है, तो हमारे ख्याल से इतना समझ में आ गया होगा, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा है। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग वॉइस, और वॉइस को 2 मिनट में सीखने का प्रयास करते हैं। अभी हमने कुछ देर पहले डिस्कस किया था कि कहीं ना कहीं बी फॉर्मा यानी ये सभी का, इसका इस्तेमाल एक्टिव और पैसिव दोनों में होता है। ठीक है, और जब दोनों में होता है तो इसका मतलब क्या होता है कि कहीं ना कहीं इसी का सहारा कर लेते हैं हम लोग पैसिव बनाने के लिए। कोई भी स्ट्रक्चर उठाते पहले सिंपल प्रेजेंट का स्ट्रक्चर उठाया, सब्जेक्ट V1 V5 ऑब्जेक्ट। एक और ले लेते हैं, सब्जेक्ट इज एम आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। एक और ले लेते हैं, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। 3 ले लिए। अब ये तीनों का पैसिव बनाना है, बहुत आसान है। ठीक है, ये क्या है, एक्टिव है, ये भी एक्टिव है और ये भी एक्टिव है, पैसिव बना रहे हैं। तो सबसे पहले ध्यान देना, मेन वर्ब के पहले कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। यानी यहां पर मेन वर्ब ये है तो इसके पहले कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, जो लिखा हुआ है उसी को लिख देना है। इधर मेन वर्ब यहाँ पे है तो इसके पहले कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, उधर कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, सेम टू सेम लिखना है। फिर यहाँ पे मेन वर्ब यहाँ पे है तो इसके पहले कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। जैसे यहाँ पे स्टार्ट करते तो मेन वर्ब के पहले मात्र सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट लिख दिया हमने। दूसरी बात क्या रखना है कि मेन वर्ब को हम लोग इस फॉर्म में चेंज करेंगे, यानी मेन वर्ब को बी फॉर्म में चेंज करेंगे। मेन वर्ब इज चेंज्ड इनटू बी फॉर्म। ठीक है, तो मेन वर्ब में यहाँ पे क्या है V1, यहाँ पे क्या है V5, तो V1 में क्या है M और R, V5 में क्या है इज है। उसके बाद क्या देखते हैं कि इतना करने के बाद 3 वर्ड अपने से जोड़ना है, V3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट इज एडेड, है ना, ये दूसरी बात है। तो ऐड कर देंगे V3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। और हम लोग जानते हैं कि एक्टिव का साइड पैसिव का ऑब्जेक्ट बनता है और पैसिव का जो सब्जेक्ट होता है वो एक्टिव का ऑब्जेक्ट बनता है। मामला क्लियर हो गया। चलो इसको भी ट्राई करते हैं। क्या बताए, मेन वर्ब के पहले कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, मतलब सब्जेक्ट है सब्जेक्ट लिख दिए, इज है तो इज लिख दिए, एम है तो एम लिख दिए, आर है तो आर लिख दिए। उसके बाद मेन वर्ब के पहले कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, मतलब यहाँ तक पहुंच गए मेन वर्ब तक। अब क्या करना है कि मेन वर्ब को चेंज करना है बी फॉर्म में। और जब ये V4 है तो 1 2 3 4, V4 में यहाँ पे क्या है बीइंग है, तो यहाँ पे क्या पुट करेंगे बीइंग। और जैसे ही मेन वर्ब चेंज करेंगे उसके बाद क्या ऐड करेंगे V3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये हो गया V3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। अब ये सब्जेक्ट यहाँ आएगा, ये यहाँ आएगा। क्लियर है, ये खुद से बनाना है और बनाने के बाद कमेंट करके बताना है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आगे कि क्या सर बिना स्ट्रक्चर याद किए हम लोग पैसिव बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं, बहुत आसान है। ठीक है, देखिए लिखते सेंटेंस, सीता सिंग अ सॉन्ग। सीता
सेइंग अ सॉन्ग। स्ट्रक्चर याद नहीं है हमको, ठीक है। क्या करें? तो कुछ नहीं करो, ये ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, और ये मेन वर्ब का भी टू है। ये ऑब्जेक्ट यहाँ आएगा, ये सब्जेक्ट यहाँ पे आएगा। तो जब यहाँ पे लिखते हैं तो अ सॉन्ग लिखा जाएगा। अब ये V2 है, तो मेन वर्ब V2 है, तो मेन वर्ब को चेंज करेंगे बी फॉर्म में। तो V2 में क्या है, वाज या वर, तो सॉन्ग के साथ क्या लगाते हैं, वाज लगाते हैं। अब इसका मामला क्लियर हो गया। उसके बाद क्या जोड़ना है, V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, तो यहाँ पे लिख देंगे संग बाय सीता, बन गया, ठीक है। नेक्स्ट एक और देखते हैं हम लोग, कहीं लिखते हैं सेंटेंस में ऐसे, यू शुड हेल्प द पुअर, यू शुड हेल्प द पुअर, ठीक है। क्या यही बनेगा? बिल्कुल बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो है वो सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, और ये मेन वर्ब है, और ये ऑब्जेक्ट है। तो इसका मतलब क्या करना है कि ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे आएगा, ये सब्जेक्ट यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे द पुअर लगा दिए। शुड है तो शुड ही रहने देंगे, क्योंकि मेन वर्ब को ही चेंज करते हैं हम लोग, हेल्पिंग वर्ब को चेंज नहीं करते हैं, ठीक है। उसके बाद हेल्प V1 है, तो V1 के जगह पे जो है यहाँ पे बी पुट करेंगे, और बी के बाद जो है वो फिर क्या करना है, V3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट, यानी हेल्प्ड बाय यू, काम खत्म। तो इस तरीके से जितना भी पैसिव वॉइस है सारा का सारा क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे जो है क्वेश्चन रहेगा तुम्हारा एक्टिव से पैसिव बनाने का, या फिर छांटने का, या फिर लिखने का, ठीक है। यानी एमसीक्यूज में रहेगा, बस केवल देखना है। अब वॉइस के बाद आगे चलते हैं हम लोग, डिटरमाइनर्स पढ़ते हैं, फिर क्लाउज पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक हमारा है डिटरमाइनर्स। डिटरमाइनर्स होता क्या है? तो डिटरमाइनर एक वर्ड होता है जो कहीं ना कहीं मॉडिफाई करता है एक नाउन को, या फिर एक नाउन को इंट्रोड्यूस करता है एक सेंटेंस पे, ठीक है। संख्या की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, डिटरमाइनर्स मॉडिफाई करता है नाउन, है ना, मॉडिफाइज अ नाउन। पहली बात ये हो गई। दूसरी बात कि यह एक तरह का एडजेक्टिव होता है, अ काइंड ऑफ एडजेक्टिव, ठीक है। संख्या में ये 5 होते हैं, संख्या में मतलब कि टाइप में, है ना। तो टाइप में इसकी संख्या, टाइप कितने हो गए, 5। पहला जो है वो आर्टिकल कहीं ना कहीं डिटरमाइनर्स है। दूसरी बात पजेसिव डिटरमाइनर्स होते हैं, पजेसिव। तो आर्टिकल में आता है ए एन द, ठीक है। उस तरीके से जो है वो क्या देखते हैं, पजेसिव डिटरमाइनर्स में क्या क्या आते हैं, पजेसिव डिटरमाइनर्स इसमें क्या क्या आता है, तो माई, योर, आवर, हिज, हर, देयर, ये सही पजेसिव डिटरमाइनर्स हैं। थर्ड देखते हैं हम लोग डेमोन्स्ट्रेटिव, डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमाइनर्स। डेमोन्स्ट्रेटिव में 4 होते हैं, दिस, दैट, दीज और दोज, दिस, दैट, दीज, दोज, ठीक है। नेक्स्ट आता है डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, और ये होते हैं कहीं ना कहीं ईच, आइदर, नाइदर, ऑल, बोथ, ये सभी चीजें। एंड लास्ट में आता है क्वांटिफायर्स, यानी जो क्वांटिटी को बताता है ना, क्वांटिफायर्स। अब ध्यान क्या देना है कि ये सभी शब्दों का यूज कैसे करेंगे हम लोग, ठीक है। तो पहला लिखा हुआ है कि ये नाउन को मॉडिफाई करता है, और दूसरा लिखा हुआ है कि कहीं ना कहीं ये एक तरह का क्या है, एडजेक्टिव है। अब यहां से कुछ तथ्य निकल के आते हैं, और वो तथ्य क्या होता है, तथ्य ये होता है कि हर एडजेक्टिव्स डिटरमाइनर हो सकते हैं, लेकिन हर डिटरमाइनर्स एडजेक्टिव नहीं हो सकता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि हर डिटरमाइनर्स जो होते हैं वो एडजेक्टिव्स होते हैं, लेकिन हर एडजेक्टिव डिटरमाइनर नहीं होता, ये याद रखना, ठीक है। सॉरी शायद गलत उल्टा बोल दिए थे। हर एडजेक्टिव्स जो होते हैं वो डिटरमाइनर्स नहीं होते हैं, लेकिन हर डिटरमाइनर्स क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। जैसे देखो, इंटेलिजेंट भी एडजेक्टिव है, लेकिन ये डिटरमाइनर नहीं है।
लेकिन माई जो है वो एडजेक्टिव भी है और डिटरमाइनर भी है। तो क्या देख रहे हैं कि हर एडजेक्टिव डिटरमाइनर नहीं है ना, लेकिन हर डिटरमाइनर क्या है, एडजेक्टिव है। ठीक है, अब यहां से क्या करना है कि आखिर कौन से वर्ड का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। तो जान लो जितना भी डिटरमाइनर्स है सब के सब नाउन के जस्ट पहले आता है ना, नाउन के जस्ट पहले, नाउन के जस्ट पहले आएगा हमेशा। ठीक है, यहाँ पे जो है कंफ्यूजन करने वाले बहुत सारे लोग मिल जाएंगे तुम्हें। जैसे लिखते हैं यहाँ पे, देखिए दिस इज माई पेन। अब बोलोगे सर यहाँ पर माई जो है वो एडजेक्टिव है, समझ में आ रहा है, और ये एक तरह का डिटरमाइनर है, ये भी समझ में आ रहा है ना, लेकिन दिस भी तो है, नहीं है दिस, ये नाउन के पहले जो आया है यही डिटरमाइनर है। बाकी अभी क्या बताया कि नाउन के जो पहले आएगा वही डिटरमाइनर है, बाकी और कहीं कुछ आता है, जैसे यहाँ पे दिस आ गया है तो दिस ये प्रोनाउन है, ये डिटरमाइनर नहीं है। तो सर दिस का एग्जांपल क्या होगा, तो दिस का एग्जांपल ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, देखो जरा, दिस पेन इज माइन। अब क्या दिखे, नाउन के पहले एडजेक्टिव आ गया, और यही एडजेक्टिव क्या है, डिटरमाइनर है। अब ये क्या हो गया, डिटरमाइनर, है ना, ये क्या हो गया, डिटरमाइनर हो गया। क्यों, क्योंकि डिटरमाइनर हमेशा कहाँ आता है, नाउन के जस्ट पहले। यहां पर जो है नाउन के जस्ट पहले नहीं आया, यहां पे आया नाउन के जस्ट पहले। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए समझने का ये होता है, जैसे माई पेन, योर बुक, आवर टीम, ये सभी जो है वो क्या है, डिटरमाइनर्स हैं। आगे इसको हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल में थोड़ा। दिस दैट दिस दोज, दिस और दैट, दिस जो होता है वो सिंगुलर है, दैट भी सिंगुलर है, दीज प्लूरल है, और दोज भी क्या है, प्लूरल है। याद रहे कि दैट और दोज का इस्तेमाल लगभग पास्ट टेंस में होता है, जबकि दिस और दीज का यूज लगभग प्रेजेंट टेंस में होता है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव को। तो डिस्ट्रीब्यूटिव में आता है ईच, एदर, नेदर, ऑल, बोथ, और ये हमेशा लगभग लगभग जो है वो सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर नाउन लेते हैं, ये भी याद रखना है। एंड लास्ट में जो क्वांटिफायर्स है इसमें आता है लिटिल, अ लिटिल, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, मैनी, अ फ्यू मैनी, है ना, ये सभी जो है क्या बोले, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, ये सभी जो है क्वांटिफायर्स हैं जो क्वांटिटी को बताते हैं। ठीक है, और इसका भी इस्तेमाल यहाँ पे क्या देखते हैं कि लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, ये जो वर्ड्स हैं इसका यूज किया जाता है अनकाउंटेबल नाउन के साथ, जबकि फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू का यूज किया जाता है काउंटेबल नाउन के साथ। जैसे फ्यू स्टूडेंट्स आर एब्सेंट, है ना, तो यहाँ पे जो है वो स्टूडेंट्स क्या है, काउंटेबल नाउन है, लेकिन हम स्टूडेंट्स के लिए लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल का यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, वो कहीं ना कहीं अनकाउंटेबल के साथ होता है। ठीक है, जैसे लिटिल मिल्क इज नीडेड ऐसे करके। तो यहाँ पे क्या होगा कि लिटिल मिल्क, मिल्क क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, तो उसके साथ क्या लगा है, लिटिल लगा है। ठीक है, तो ये बातें यहाँ पे जाननी है, इतना कहीं सीख गए, डिटरमाइनर्स खत्म। अब यहाँ पे हम लोग को सीखना है आर्टिकल। तो आर्टिकल का एक डिफरेंट टॉपिक यानी अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करेंगे, है ना। देखिए आर्टिकल्स, कहीं आर्टिकल्स के बारे में चर्चा करते हैं। तो आर्टिकल्स के टाइप दो होते हैं, पहला जो होता है वो होता है डेफिनेट आर्टिकल, और दूसरा होता है इनडेफिनेट आर्टिकल। ठीक है, डेफिनेट के अंतर्गत द आता है और इंडेफिनिट में ए और एन आता है। ठीक है, अब इसको समझना कैसे डिटेल से, उन चीजों को ध्यान देंगे कि आखिर हम इसको डील कैसे कर सकते हैं, कैसे इसको समझ सकते हैं। तो कैसे इसको समझ सकते हैं, उसके लिए क्या करते हैं कि कहीं ना कहीं हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि अभी बताया कि आर्टिकल एक तरह का एडजेक्टिव है, आर्टिकल एक तरह का डिटरमाइनर है ना। और ये जो आर्टिकल चाहे वो एडजेक्टिव हो चाहे वो डिटरमाइनर हो, उसको समझने के एकदम कम से कम शब्दों में कैसे समझ सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए जो है याद रखेंगे, इसके लिए याद रखेंगे फॉर वन आउट ऑफ मेनी, फॉर वन आउट ऑफ मेनी, यानी बहुत सारे में से किसी एक के बारे में बताना। और ये जो है वो कहीं ना कहीं डील करेगा स्पेसिफिक नाउन के लिए, स्पेसिफिक नाउन पहला, और दूसरा रिपीटेड नाउन।
यदि रिपीटेड नाउन का बात करते हैं, यदि हम लोग स्पेसिफिक नाउन का बात करते हैं तो उसके लिए द लगाएंगे, और यदि हम लोग बहुत सारे में से एक का बात करेंगे तो उसके लिए ए या फिर एन का यूज करते हैं। अब ए का यूज कहाँ होता है, तो कॉन्सोनेंट साउंड के साथ हम लोग ए लगाते हैं। कॉन्सोनेंट साउंड का बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, लेटर का नहीं। जैसे लिखते हैं यूरोपियन, तो यूरोपियन में जो है वो ए लगाते हैं, ठीक है। लिखते हैं यहाँ पे पेन, तो पेन के लिए भी क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। लेकिन कहीं हम लोग लिखते हैं एप्पल, तो एप्पल के लिए लगता है क्या, एन। ऑनेस्ट है ना, तो इसके लिए क्या लगेगा, एन। अभी क्या बताया हमने, अभी हमने बताया कि कहीं ना कहीं याद रखना है साउंड को, ठीक है। कॉन्सोनेंट साउंड रहेगा तो उसके लिए ए लगाते हैं, लेकिन कहीं वोवेल साउंड रहेगा तो उसके लिए क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं, ठीक है। यानी एन क्या होता है, वोवेल साउंड के लिए होता है। ये दोनों बात समझ में आ गया। अब समझते हैं इसको, यानी डेफिनेट आर्टिकल को। तभी क्या बताया कि दुनिया में जितनी भी चीजें स्पेसिफिक है, सिंगल है, उसके लिए क्या लगाते हैं, दा लगाते हैं, पहली बात। दूसरी बात, जब कोई नाउन को हम रिपीट करते हैं, जैसे यहाँ पे लिखे आई सॉ अ बॉय, आगे खाली स्थान छोड़ते हैं, बॉय वॉज इंटेलिजेंट, ठीक है। अब यहां से देख क्या रहे हैं हम लोग कि कहीं ना कहीं यहाँ पे लिखा है आई सॉ अ बॉय, तो यहाँ पे ए लगाया गया है। क्यों, क्योंकि ये बहुत सारे में से एक का बात कर रहा है कि हमने पूरे लड़का के जाति को नहीं देखा, एक लड़का को देखा, सिंगल, ठीक है। तो इसके लिए क्या लगाया, ए लगाया। लेकिन कहीं रिपीटेड नाउन है, यानी फिर वही नाउन का जिक्र है, यानी ये जो बॉय है वही बॉय इंटेलिजेंट है, तो इसके लिए क्या लगाएंगे, यहाँ पे द लगाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से थोड़ा बहुत इस पे जोर दीजिएगा माइंड पे, तो ये सारा कुछ क्लियर हो जाएगा मिनट में। अब लास्ट टॉपिक बचा हुआ है ग्रामर सेक्शन का, क्लॉज, ठीक है। तो उसको देखते हैं, फिर आगे चलेंगे। देखो जी, क्लॉज, क्लॉजेस का हिंदी होता है वाक्यांश। टाइप इसके तीन होते हैं मेन, जो हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे। एक होता है प्रिंसिपल क्लॉज, एक होता है कोऑर्डिनेट क्लॉज, और एक होता है सबऑर्डिनेट क्लॉज। सबऑर्डिनेट क्लॉज, ठीक है। प्रिंसिपल क्लॉज को ही हम लोग बोलते हैं मेन क्लॉज, मेन क्लॉज। इसी को हम लोग बोलते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज, यानी एक ऐसा क्लॉज जो किसी पर डिपेंड नहीं रहता। कोऑर्डिनेट क्लॉज भी जो है वो कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंट होता है, इंडिपेंडेंट, लेकिन शर्त क्या है कि ये हमेशा जो है वो कंजंक्शन से जुड़ा रहता है। किससे रहता है, कंजंक्शन से, कंजंक्शन। जैसे बट हो गया, लाइक हो गया, एज वेल एज हो गया, ये सभी चीजें, ठीक है। सबऑर्डिनेट क्लॉज जो होता है ये कहीं ना कहीं डिपेंडेंट क्लॉज होता है, डिपेंडेंट क्लॉज। जैसे समझिए, यहाँ पे पहला देखो, आई लाइक, ऐसे लिखते हैं, आई इनवाइटेड हिम व्हेन ही केम, पहला ये लिखते हैं। दूसरा लिखते हैं हम लोग, आई कॉल्ड हिम बट ही डिड नॉट कम, डिड नॉट कम, ठीक है। तीसरा लिखते हैं यहां पे, इफ यू टीच मी आई विल हेल्प यू। अब यहां पे देखना है कि कौन कौन से ऐसे क्लॉज हैं जो पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट है। जैसे देखिए यहाँ पे, ये कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंट है, आई इनवाइटेड हिम, ठीक है। लेकिन ये कहीं ना कहीं हम लोग देखते हैं कि ये इंडिपेंडेंट नहीं है, डिपेंडेंट है इस पर, और जो डिपेंडेंट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सबऑर्डिनेट क्लॉज, ठीक है। क्या बोलते हैं,
सबऑर्डिनेट क्लॉज, है ना। तो यहां पर ये जो है वो प्रिंसिपल क्लॉज हो गया और ये क्या हो गया, सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया। आगे देख रहे हैं, आई कॉल्ड हिम बट ही डिड नॉट कम, यहां पे बट आ गया है, बताया कि कंजंक्शन का बात किया जाता है कहीं, है ना, तो क्या होगा, ये कोऑर्डिनेट क्लॉज कहलाएगा, ठीक है। और ये कोऑर्डिनेट क्लॉज के साथ साथ यहाँ पे क्या देखते हैं कि मेन क्लॉज है, क्योंकि ये बट जो है वो दोनों को जोड़ने का काम किया है, इसको और इसको। तीसरा है इफ यू टीच मी आई विल हेल्प यू, ये शर्त रखा है लेकिन ये अधूरा है, यानी ये जो है वो डिपेंडेंट क्लॉज है, यही है सबऑर्डिनेट क्लॉज। और ये क्या हो गया, इंडिपेंडेंट क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज। तो इस तरीके से ग्रामर सेक्शन हमारा कंप्लीट हुआ, ठीक है। अब हम लोग चर्चा करेंगे लिटरेचर। देखिए, लिटरेचर में जो है वो हर एक टॉपिक को, हर एक चैप्टर को हम लोग डिस्कस करने का प्रयास करेंगे शॉर्ट में और अच्छे तरीके से। सबसे पहले जो है, पहले चैप्टर का नाम है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, और इसके राइटर का नाम है खुशवंत सिंह, है ना। कहीं आप लोग को पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, 9852155698 पर पीडीएफ मिल जाएगा, सारा का सारा क्वेश्चन मैच कर जाएगा लिटरेचर से रिलेटेड, है ना। ग्रामर जो बताया, एडवांस राइटिंग स्किल जो पढ़े हमने पिछले टॉपिक में, उसको जो है वो आप खुद से करिएगा समझ समझ के, लेकिन यहाँ से जो है वो पीडीएफ मिलना स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या देखते हैं कि पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी एक ऑटोबायोग्राफी है, ऑटोबायोग्राफी है, खुशवंत सिंह के द्वारा लिखा गया। खुशवंत सिंह एक इंडियन राइटर हैं जिनका जन्म हुआ था पाकिस्तान में 1915 में, और इनका डेथ हुआ था 2014 में, है ना, न्यू दिल्ली में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये अपने दादी के बारे में वर्णन करते हैं कि कैसे बचपन में वो दादी के साथ रहा करते थे, उनका दादी के साथ क्या बॉन्डिंग था, इन चीज़ों के बारे में। यहाँ पे लाइफ दो है, पहला है विलेज लाइफ और दूसरा है सिटी लाइफ, ठीक है। तो विलेज लाइफ के बारे में जहां तक चर्चा करते हैं तो अपनी दादी के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, दादी के साथ रहते हैं, और दादी उसकी काफी स्पिरिचुअल है ना। वो वर्णन करते हैं अपने गांव के हर एक चीजों को, अपने घर के बारे में, अपनी दादी के बारे में। वो बताते हैं कि उनके घर में जो है वो दादी और वो रहते हैं, उनके पेरेंट्स जो है वो शहर में रहते हैं, और उनकी दादी हमेशा उनका केयर करती है, देखभाल करती है। वो खुद से बताते हैं कि उनकी दादी का हाइट कम है, शॉर्ट है, मोटी है वो, एंड स्लाइटली बेंट, यानी झुक के चलती है, ठीक है। दूसरी बात क्या है कि वो एक धार्मिक महिला है ना। और वो डिस्क्राइब करते हैं कि कहीं ना कहीं उनके घर में एक ड्राइंग रूम है, और ड्राइंग रूम में उनके दादाजी का एक फोटो भी है जिसके सर पे क्या है, पगड़ी, है ना। एट द सेम टाइम वो डिस्क्राइब करते हैं कि उनके दादी के हाथ में हमेशा एक रोजरी होता है, रोजरी मतलब रुद्राक्ष, जो कहीं ना कहीं वो हमेशा काउंट करती है, गिनती है, जाप करती है। और इसके साथ साथ उसका एक हाथ जो होता है वो कमर पे होता है, अपने आप को बैलेंस करने के लिए। तो उनकी दादी जो है वो काफी स्पिरिचुअल होती है, इस कारण से दिन भर कहीं ना कहीं भजन गुनगुनाते रहती है, और इन्हें सुनकर खुशवंत सिंह काफी एंजॉय करते हैं, लेकिन वो कभी सीखने का प्रयास नहीं करते हैं। वो आगे बताते हैं कि जब वो स्कूल जाते हैं तो दादी भी साथ में जाती है, क्योंकि स्कूल के बगल में ही एक मंदिर है, और जब तक वो स्कूल में पढ़ते हैं तब तक उसकी दादी जो है मंदिर में भजन करती है, और फिर दोनों छुट्टी के टाइम वापस लौट आते हैं। साथ में जो है कुछ बासी रोटियां होती है, चपाती बोला गया यहाँ पे, है ना, जो उन लोग गली के कुत्तों को खिला देते हैं। ये कुछ गांव का लाइफ था। दूसरी बात, इस स्कूल में जब वो पढ़ता था, गांव वाले स्कूल में, तो वहां पे अल्फाबेट सीखता था, प्रेयर सीखता था, ठीक है। लेकिन समय के साथ साथ सब कुछ चेंज हो गया, यानी दादी के साथ उसका बॉन्डिंग जो है वो धीरे धीरे खत्म हो गया जब वह शहर में शिफ्ट कर जाता है। शहर में उनको एक अलग रूम मिला हुआ है, दादी अलग रूम में रहती है, दादी से उनका बॉन्डिंग धीरे धीरे टूट रहा है, हट रहा है, और अब यहाँ पे दादी जो है वो कहीं ना कहीं दिन भर स्पैरोज को दाना देने में व्यस्त रहती है, खास करके आफ्टरनून के टाइम। आफ्टरनून को काफी एंजॉय करती है वो, है ना, स्पैरोज को दाना देने में।
अब यहाँ से क्या होता है, धीरे धीरे उनका बॉन्डिंग टूटता है। तो आगे जाके क्या देखते हैं कि अब ये लड़का जो है खुशवंत सिंह, वो स्कूल दादी के साथ नहीं जाते, अब वो मोटर बस से जाते हैं। अब वो स्कूल में अल्फाबेट और प्रेयर नहीं सीखते हैं, अब वो स्कूल में आर्किमिडीज प्रिंसिपल सीखते हैं, अब स्कूल में न्यूटन्स लॉ सीखते हैं, अब स्कूल में वो पृथ्वी राउंड क्यों है इसके बारे में जानना जानते हैं। अब वो इंग्लिश सीखते हैं, अब वो म्यूजिक सीखते हैं। और उनकी दादी जो है वो काफ़ी उदास होती है तब जब उन्हें पता चलता है कि उनके सॉरी उनके पोता जो है वो म्यूजिक सीखता है। क्योंकि उनकी दादी का कहना था कि म्यूजिक सीखना भिखमंगे का काम होता है, भीख मांगने के लिए लोग जो है म्यूजिक गाते हैं। ठीक है। लास्ट में क्या होता है कि यहाँ पर अब खुशवंत सिंह 5 साल के लिए बाहर जाते हैं पढ़ाई करने के लिए। तब उन्हें लगता है कि शायद जब तक वो 5 साल के बाद आएंगे तब तक उनकी दादी इस दुनिया में नहीं रहेगी। लेकिन 5 साल के बाद जब रिटर्न करते हैं तो वो अपनी दादी को ज्यों का त्यों पाते हैं, मतलब एज में कोई चेंजेज नहीं है ना। उसके बाद क्या होता है कि एक दिन उनकी दादी जो है वो मोहल्ले की कुछ महिलाओं को बुलाकर नाच गा रही होती है। अचानक उन्हें माइल्ड फीवर होता है, बुखार लगता है। बुखार लगने के बाद डॉक्टर आते हैं, डॉक्टर बोलते हैं कुछ हुआ नहीं है, ठीक हो जाएगा। लेकिन दादी जी को एहसास हो चुका था कि अब हम शायद इस दुनिया में रहने वाले नहीं है। इसलिए वो लास्ट में रोजरी काउंट करना स्टार्ट कर देती है। और जब रोजरी काउंट करना स्टार्ट कर देती है तो फाइनली उनके हाथ से रोजरी छूट जाता है। इसका मतलब अब वो डेथ कर गई। डेथ करने के दिन भी स्पैरोज उनके घर आए थे ब्रेड खाने के लिए, यानी रोटी खाने के लिए। और खुशवंत सिंह की मम्मी जो है वो ब्रेड देती भी है स्पैरोज को। लेकिन आज एक भी स्पैरोज यानी एक भी गोरैया जो है दाना को नहीं खाएंगे, ब्रेड को नहीं खाएंगे। और जैसे ही खुशवंत सिंह की दादी के बॉडी को उठाया जाता है दाह संस्कार के लिए, वैसे ही वो गोरैया चुपचाप वहां से उड़ जाते हैं। तो ये कहानी है चैप्टर फर्स्ट, द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। ठीक है, समझने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चंस जो है वो सारा का सारा टच कर जाना चाहिए। कुछ क्वेश्चंस जो नहीं टच करते हैं तो उसको समझने का यहाँ पे थोड़ा सा देखने का प्रयास करेंगे, है ना। ऐसे यहाँ पे जो है वो देख रहे हैं हम लोग, जहां तक सारा का सारा बता दिया गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी लिव टुगेदर, दूसरा चैप्टर। दूसरे चैप्टर का नाम है वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर। और इस कैरेक्टर का नाम है गॉर्डन कुक। ठीक है, कहानी को एकदम ढंग से समझेंगे। सबसे पहले जो है एक डायग्राम बनाते हैं, ये वर्ल्ड का नक्शा है ना। और कैरेक्टर्स में पहले कैरेक्टर का नाम है गॉर्डन कुक, फिर है मैरी, सुजैन, जोनाथन, फिर है लैरी विजिल, हर्ब साइनर, ये सभी कैरेक्टर्स हैं। अब यहां से क्या देखते हैं कि गॉर्डन कुक जो है 37 ईयर ओल्ड बिजनेसमैन है एंड ही वांट्स टू ब्रेक द रिकॉर्ड ऑफ वॉयेज ऑफ कैप्टन जेम्स कुक, यानी कैप्टन जेम्स के द्वारा जो समुद्री यात्रा का रिकॉर्ड था उसको तोड़ना चाहता है ये व्यक्ति। तो यहां से क्या होता है कि कहीं ना कहीं गॉर्डन कुक उसके रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए एक जगह फिक्स करता है। ये इंग्लैंड में एक जगह है जिसका नाम है प्लेमाउथ, है ना, प्लेमाउथ। वो अपनी जर्नी को स्टार्ट करना चाहता है प्लेमाउथ से और वो आना चाहता है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, इंग्लैंड हो गया, प्लेमाउथ, है ना। यहाँ पे जो है वो अफ्रीका है, अफ्रीका के केपटाउन शहर है यहाँ, है ना। तो इधर से वो आना चाहता है कहाँ तक, ऑस्ट्रेलिया तक। और ऑस्ट्रेलिया तक आने के लिए जब वो चाहता है कि कैप्टन जेम्स कुक का रिकॉर्ड तोड़े तो उसके लिए वो काफी प्रयास करता है। यानी सबसे पहले वो जो है ब्रिटिश वाटर में 16 साल तक प्रैक्टिस करता है। यहाँ पे मतलब प्रैक्टिस करता है वो हर एक क्लाइमेट को, हर एक मतलब कि मौसम को झेलने का प्रयास करता है ताकि उन्हें कोई दिक्कत फ्यूचर में ना हो सके। उसके बाद वे लोग अपनी यात्रा को शुरू करते हैं। यहाँ पे गॉर्डन कुक होता है, साथ में उनकी वाइफ मैरी होती है, उनकी एक बेटी है जिसका नाम सू है, 7 ईयर ओल्ड, है ना। उसका एक बेटा है जिसका नाम जॉन है, शॉर्टकट में जोनाथन, मतलब कि जोनाथन है, शॉर्टकट में जॉन बोलते हैं। ये 6 ईयर ओल्ड है। लैरी विजिल एक अमेरिकन है और हर्ब साइनर एक स्विस है, यानी स्विट्जरलैंड का है। तो ये लोग को भी जो है वो कहीं ना कहीं अपॉइंट किया गया है गॉर्डन कुक के द्वारा ताकि ये लोग हेल्प कर सके गॉर्डन कुक को सदर्न इंडियन ओशियन को क्रॉस करने में। सदर्न इंडियन ओशियन जो है वो थोड़ा खुरदरा टाइप में है, यानी ये जो दक्षिण हिंद सागर है
ये थोड़ा खुरदरा टाइप में है और इसको क्रॉस करने के लिए कहीं ना कहीं इन लोगों का जरूरत लेना पड़ा हेल्पर के रूप में। तो जब गॉर्डन कुक अपनी यात्रा को स्टार्ट करता है प्लेमाउथ से जुलाई 1976 में, जुलाई 1976 में, है ना, तो वो आगे बढ़ रहा होता है, ठीक ठाक आ गया केप टाउन यानी साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका तक दूरी जो है वो 1,05,000 किलोमीटर है। तो यहां तक आ चुका था वो। अब यहां तक आने के बाद क्या होता है कि कहीं ना कहीं धीरे धीरे मौसम बदलता है और वो मौसम इतना खतरनाक हो गया कि कहीं ना कहीं उसका जहाज पूरी तरीके से फंस जाता है। उसके जहाज का नाम था वेव वॉकर। और ये जो वेव वॉकर नाम का जहाज है, इसके बारे में जहां तक हम लोग जानने का प्रयास करते हैं तो इसका वजन है 30 टन, 30 टन। हाइट इसका जो है वो कहीं ना कहीं 15 मीटर है और इसका लेंथ जो है वो 23 मीटर है। तो ये 23 मीटर लेंथ वाला, 15 मीटर हाइट वाला, 30 टन वजन वाला वेव वॉकर नाम का जहाज के माध्यम से गॉर्डन कुक अपनी यात्रा को स्टार्ट करता है और आगे जाके उन्हें काफी प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है मौसम के बदलने के कारण से। ठीक है, लहर काफी तेज आती है जिसके कारण से यहाँ पे उनका जो जहाज होता है वो टूटता फूटता नजर आता है। उनके सारे जितने भी खिलौने थे, खाने पीने की वस्तुएं थी, सारा का सारा पानी में जा चुका था। अब जब पूरी तरीके से नाव उनका नष्ट हो रहा था तो कहीं ना कहीं हर्ब साइनर और लैरी विजिल ये लोग जो है पानी को बाहर फेंक रहे थे पागलों की तरह। ठीक है, जो नाव में पानी घुस रहा था। एट द सेम टाइम हम लोग आगे क्या देखते हैं कि कहीं ना कहीं अब शायद गॉर्डन कुक को लग रहा था कि हम लोग बचने वाले से नहीं है। आगे हम लोग नोटिस करते हैं कि सुजैन जो है उन्हें चोट भी लगा था सर पे। ठीक है, तो यहाँ पे गॉर्डन कुक अपनी बेटी से पूछने के लिए जाते हैं कि क्या तुम ठीक ठाक हो। तो वो बोलती है हाँ ठीक ठाक है, बस केवल उसको चोट लगा था, हेड इंजरी हुआ था। जोनाथन से जब वो क्वेश्चन करता है कि क्या तुम ठीक ठाक हो, जोनाथन बोलता है वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर। ठीक है, तो ये बताता है कि कहीं ना कहीं जोनाथन और सुजैन दोनों हेल्प कर रहे हैं अपने पेरेंट्स को। मैरी भी हेल्प कर रही है अपने हस्बैंड को नाव यानी जहाज को चलाने में। ठीक है, आगे जाके वो एक चार्ट निकालता है और उस चार्ट के माध्यम से देखने का प्रयास करता है कि क्या आगे कोई द्वीप है जहां पर वो अपने जहाज को मरम्मत कर सके। तो उसके लिए मिलता है आगे जाके एक द्वीप। इस द्वीप का नाम है एल एम्स्टर्डम। एल एम्स्टर्डम। लेकिन ये एल एम्स्टर्डम नाम का जो द्वीप है वो एक आइलैंड है यानी एक द्वीप है जो कि ब्लैक वोल्केनिक रॉक से बना हुआ है। इसको बुलाया था फ्रेंच साइंटिफिक बेस, जहां पे कुल मिला के 28 लोग रहते हैं। ठीक है, तो उस चार्ट के माध्यम से जब वो जा रहा होता है एल एम्स्टर्डम की ओर तो बीच बीच में वो मेडे कॉल भी लगाता है। मेडे कॉल का मतलब एक ऐसा कॉल जिसके माध्यम से वह कोई और जहाज को बुला सके ताकि वह जहाज उसको हेल्प कर सके। तो इसके लिए कहीं ना कहीं वो मेडे कॉल लगाता है, लेकिन उसका भी कोई फायदा नहीं पहुंचता है। और जब कोई फायदा नहीं पहुंचता है तो आगे जाके क्या देखते हैं हम लोग कि कहीं ना कहीं लास्ट में वो लोग पहुंचते हैं कहाँ पे, एल एम्स्टर्डम नाम के जगह पे, जहां पे उनका स्वागत करने के लिए 28 लोग होते हैं। यानी कुल मिला के वो ऑस्ट्रेलिया नहीं पहुंच पाता है। वो ईस्ट की ओर जा तो रहा होता है लेकिन ऑस्ट्रेलिया से पहले ही उसकी नाव जो है वो पूरी तरीके से तहस नहस हो जाती है। ठीक है, एंड लास्ट में वहीं पे वो रुक जाता है। तो यहाँ पे कुल कहानी का मीनिंग ये निकल के आता है, थीम ये निकल के आता है कि कहीं ना कहीं यूनिटी एंड टुगेदरनेस जो होता है वो कोई भी क्लाइमेटीज से हम लोग जीतने में काबू पा सकते हैं यदि हम लोग यूनिटी में रहते हैं तब। ठीक है, तो ये इस कहानी का थीम है। चैप्टर 2 खत्म हुआ। कोई दिक्कत है क्वेश्चन कर सकते हैं आप कमेंट में पूछ के, है ना। और नहीं तो पीडीएफ के लिए अभी हमने आपको नंबर दिया 9852155698 पे कॉल करिए या फिर मैसेज करिए व्हाट्सएप से, वहां पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं चैप्टर 3। चैप्टर 3 का नाम है डिस्कवरिंग ट्रूथ, द सागा कंटिन्यूज, है ना। तो इसको देख लेते हैं। तो कहीं हम लोग चैप्टर 3 का बात करते हैं, शॉर्टकट में नाम लिखते हैं डिस्कवरिंग ट्रूथ। तो ये इजिप्शियन एम्पायर पर बेस्ड एक कहानी है। ठीक है, तो यहाँ पे जो कैरेक्टर्स हैं यानी यहाँ पे जो एम्पायर्स हैं उसमें से नाम आता है एमेनहोतेप III। फिर यहाँ पे आता है एमेनहोतेप IV, एमेनहोतेप IV। फिर यहाँ पे आता है स्मेन खखारे, एंड लास्ट में देखते हैं तूतन खातेन। तूतन खातेन, तो ये कैरेक्टर्स हो गए। एमेनहोतेप III जो था वो सबसे ग्रेटेस्ट एम्पायर में से एक था जो कि 40 साल तक रूल किया था इजिप्शियन एम्पायर को।
एमेनहोतेप फोर्थ जो है वो एमेनहोतेप थर्ड का बेटा है और ये एक देवता को मानता है, उस देवता का नाम है आतिन। और आतिन जब वो मानता है आतिन नाम के देवता को, तब वो अपना नाम भी चेंज कर लेता है और वो अपना नाम रख लेता है अखेनातिन। अखेनातिन, ठीक है। और इस तरीके से वो अपना राजधानी भी चेंज कर लिया। उसका राजधानी पहले था थीब्स, थीब्स से अब कर लिया अखेनतातिन, अखेनतातिन, ठीक है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट ये एमेनहोतेप थर्ड फोर्थ जो है वो एक देवता है, उससे नफरत भी करता है। उस देवता का नाम क्या है? आमुन। इसके कारण से उन्होंने आमुन नाम के जितने भी सारे आइडल्स थे वो सबको खत्म कर दिया था, यानी डिस्ट्रॉय कर दिया था, ठीक है। अब यहाँ पे अखेन नातिन का मतलब क्या होता है? तो अखेन नातिन का मतलब होता है द सर्वेंट ऑफ आतिन, ठीक है। तो ये सब चीज जो है पीडीएफ में लिखा हुआ है, ध्यान देंगे यहाँ पे। स्मेन खकारी का कोई रोल नहीं है, तूतन खातिन का रोल है यहाँ पे। तूतन खातिन कौन है? तो तूतन खातिन एक ऐसा एम्पायर है जो कि मात्र 11 साल की उम्र में राजा बना था और ये 20 साल की उम्र में दुनिया से चला गया था। मतलब इसका बोर्न जो है वो 1341 बीसी में हुआ था और इसका डेथ जो है वो 1321 बीसी में हुआ था, ठीक है। तूतन खातिन आमुन नाम का गॉड का बहुत बड़ा भक्त है और इस कारण से ये अपना नाम चेंज कर लेता है, अपना नाम रख लेता है ये तूतन खामुन, तूतन खामुन, ठीक है। अब तूतन खामुन रखने के बाद इसको शॉर्टकट में लोग तूत भी बोलते हैं, है ना। एट द सेम टाइम यहाँ पे जो इजिप्शियन किंग है, चाहे वो एमेनहोतेप थर्ड हो, फोर्थ हो, स्मेन खकारे हो, तूतन खातिन हो, ये सभी राजाओं को इजिप्ट में फराहो बोला जाता है, PHARAOH। और दूसरी बात क्या है कि जहां पर इजिप्शियन किंग को दफनाया जाता था वो जगह कहलाता था द वैली ऑफ किंग्स, द वैली ऑफ किंग्स, ठीक है। अब होता क्या है कि जब तूतन खातिन की डेथ होती है तो डेथ होने के बाद बहुत दिन तक एक मिस्ट्री बन के रह जाता है कि आखिर इसका डेथ कैसे हुआ था। तो उस डेथ के मिस्ट्री को दूर करने के लिए होवार्ड कार्टर नाम का एक ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट आता है उसके बॉडी पर अध्ययन करने के लिए। और जब उसके बॉडी पर अध्ययन करने के लिए वो आता है तो हम लोग नोटिस करते हैं कि कहीं ना कहीं जनरल सेक्रेटरी होता है एक ब्रिटिश इजिप्ट सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटिक्विटीज का, जही हवास उनका नाम है। उनके मदद से ये कहीं ना कहीं तूतन खातिन के बॉडी को रिसर्च करता है, स्टडी करता है 149 डिग्री फ़ारेनहाइट पर, ठीक है। 149 डिग्री फ़ारेनहाइट याद रखेंगे, है ना। और जब रिसर्च करता है, स्टडी करता है, तो कुल मिला के 1700 एक्सरे होते हैं उसके बॉडी पर, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उसके डेथ का मिस्ट्री जो है वो निकल नहीं पाता है। तो यहाँ पर होवार्ड कार्टर नाम का जो व्यक्ति था उन्होंने अध्ययन किया था उसके बॉडी को 1922 में, 1922 में। लेकिन लास्ट बार तूतन खातिन के बॉडी को रिसर्च किया गया था, स्टडी किया गया था 2005 में। तो इतना बातें हम लोग याद रखेंगे चैप्टर थर्ड से। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग लैंडस्केप ऑफ द सोल। चैप्टर 4 है, नाम क्या है? लैंडस्केप ऑफ द सोल। और ये लैंडस्केप ऑफ द सोल जो है वो पेंटर से रिलेटेड कहानी है। पहला पेंटर का नाम है ओ दाओजी, दूसरा है एनोनिमस, तीसरा है क्विंटन मैट्सिस, चौथा यहाँ पे देख सकते हैं एक आर्टिकल है जिसका नाम है गेटिंग इनसाइड आउटसाइडर आर्ट, गेटिंग इनसाइड आउटसाइडर आर्ट। नेक्स्ट है जीन डुबुफेट एंड लास्ट में है नेक चांद। इतनी बातें याद रखनी है। दूसरी बात यहाँ पे क्या देखते हैं कि ओ दाओजी एक चाइनीज पेंटर है 8th सेंचुरी का, यानी 8वीं शताब्दी का। और जब ये एक 8वीं शताब्दी का चाइनीज पेंटर है तो चाइना के उस समय के जो राजा थे जुआंग जोंग, उनके लिए उन्होंने एक लैंडस्केप को पोर्ट्रे किया था, यानी छापा था लैंडस्केप को। तो ये बात याद रखना है वो दाओजी के लिए। लेकिन हम लोग जानते हैं एनोनिमस के बारे में कि एनोनिमस ने जो है वो ड्रैगन को छापा था, क्विंटन मैट्सिस एक फ्लाई को छापा था, गेटिंग इनसाइड आउटसाइडर आर्ट
एक आर्टिकल है, ये क्या है, एक आर्टिकल है, और इस आर्टिकल को लिखा गया था इंडियन एडिटर बृंदा सूरी के द्वारा, बृंदा सूरी। और बृंदा सूरी ने इसको लिखा था द हिंदुस्तान टाइम्स के लिए, द हिंदुस्तान टाइम्स के लिए। कब लिखा था? तो उसका डेट है 26 अगस्त 2003, यानी 26 अगस्त 2003। ठीक है, आगे देखते हैं। जीन डुबुफेट नाम का एक आर्टिस्ट है, जो कि ये फ्रेंच आर्टिस्ट है। ये क्या है? फ्रेंच आर्टिस्ट है। और ये फ्रेंच आर्टिस्ट जो है, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था आर्ट ब्रट को। इसको बोलते हैं रॉ आर्ट। और आर्ट ब्रट या फिर रॉ आर्ट जो है, जिनको इंट्रोड्यूस किया गया था 1940 में, 1940 में। तो इसका मेन मकसद था वेस्ट मटेरियल का यूज करके कुछ बनाना। ठीक है, और उसी को फॉलो किया है भारतीय पेंटर नेक चांद ने। ये 18 ईयर ओल्ड एक पेंटर है, जिन्होंने चंडीगढ़ में एक गार्डन बनाया है। उस गार्डन का नाम है रॉक गार्डन। ठीक है, रॉक गार्डन, और ये कहां पे है? चंडीगढ़। तो इतना बात हम लोग याद रखेंगे चैप्टर 4 से, यानी लैंडस्केप ऑफ द सोल। ठीक है, जिसके राइटर का नाम है नथाली ट्रोवेरॉय। नेक्स्ट हमारा स्टोरी है, उसका नाम है द एलिंग प्लैनेट, जो कि एक एसे है। तो उसको देखते हैं, फिर आगे चलते हैं कहानी में। चैप्टर 5, द एलिंग प्लैनेट, नैनी पालखी वाला। द एलिंग प्लैनेट, एलिंग मतलब यहाँ पे बोला गया बीमारू पृथ्वी को। ठीक है, और आज हम लोग जो है पर्यावरण को बचाने के लिए हर तरह का प्रयास करते हैं। हमारी सरकारें प्रयास करती है, हमारी संस्था प्रयास करते हैं, हम प्रयास करते हैं, आप प्रयास करते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग विफल हो रहे हैं। ठीक है, तो उसी को लेकर ये स्टोरी है। और ये स्टोरी एक तरह का, हमने भी क्या बताया कि ये एक तरह का ऐसे है ना, जो इन्वायरमेंट को बचाने को लेकर बात करता है। अब इन्वायरमेंट को बचाने को लेकर कहीं ना कहीं हमारे इंडिया में केवल बातें नहीं होती है, पूरे वर्ल्ड में होता है। और पूरे वर्ल्ड में नाम आता है न्यूजीलैंड का, इस स्टोरी के अकॉर्डिंग, कि न्यूजीलैंड में कहीं ना कहीं देखते हैं कि 1972 यानी 1972 में नेशन वाइड मूवमेंट का आयोजन किया गया था पर्यावरण को बचाने के लिए। एट द सेम टाइम यहाँ पे कोपरनिकस नाम का एक साइंटिस्ट है, जिन्होंने एक थ्योरी दिया था कि जितने भी ग्रह होते हैं, चाहे वो बुध हो, चाहे वो शुक्र हो, चाहे पृथ्वी हो, चाहे मंगल हो, चाहे बृहस्पति हो, चाहे शनि हो, चाहे अरुण हो, चाहे वरुण हो, यम तो ये खत्म हो गया है ना। तो ये सभी जो है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ये बात कौन बोला था? कोपरनिकस। ये भी याद रखना है। याद हमें ये भी रखना है कि कहीं ना कहीं हमारे देश के लोग नहीं, बल्कि पूरे दुनिया के लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट का बात करते हैं, है ना। सतत विकास, सतत विकास क्या होता है? फ्यूचर जनरेशन को ध्यान में रखते हुए प्रेजेंट में रिसोर्सेस को यूज करना। ठीक है, एट द सेम टाइम यहाँ पे एक चिड़ियाघर का चर्चा है, और वो चिड़ियाघर एक अफ्रीकन कंट्री में है। अफ्रीकन कंट्री का नाम है जाम्बिया, और जाम्बिया की राजधानी है लुसाका। तो लुसाका में एक चिड़ियाघर है, और उस चिड़ियाघर में लिखा हुआ है कि दुनिया का सबसे खतरनाक जानवर यहाँ पाया जाता है। लेकिन जब जो एंटर करते हैं तो वहां पे कुछ नहीं मिलता है सिवाय एक मिरर के, यानी एक मिरर है, एक आईना है, जहां पे लोग एंटर करते हैं तो उन्हें केवल अपना ही फेस नजर आता है। इसका मतलब यह है कि दुनिया का सबसे खतरनाक जानवर उस चिड़ियाघर के अनुसार मानव है। ठीक है, तो ये बातें यहाँ पे स्पष्ट होती है। चिड़ियाघर कहाँ पे है? लुसाका। लुसाका किसकी राजधानी है? जाम्बिया की। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे जो है बायोलॉजिकल सिस्टम के बारे में कहीं चर्चा करते हैं। तो बायोलॉजिकल सिस्टम की संख्या जो है वो 4 होती है। इसमें आता है फिशरीज, फॉरेस्ट, क्रॉपलैंड, ग्रासलैंड, ये सभी चीजें। ठीक है, एट द सेम टाइम यहाँ पे क्या देखते हैं कि कहीं ना कहीं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी वाइल्ड लाइफ और वाइल्ड को बचाने को लेकर बात की गई है। और ये हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 48A कहता है कि हमें जंगल और जंगली जीवों को बचाना चाहिए। ठीक है, आगे यहाँ पे एक इंग्लैंड की प्रधानमंत्री होते हैं, जिनका नाम होता है मार्गरेट थैचर। उन्होंने बताया था कि ये पृथ्वी हम लोगों को
हमारे पूर्वजों ने नहीं दिया है ये, बल्कि हमारे आने वाले पीढ़ी ने दिया है, और हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उन्हें अच्छे से बना के दें। ठीक है, तो इतनी बातें याद रखेंगे हम लोग कहाँ से, एलिंग प्लैनेट से। और एक और क्वेश्चन यहाँ पे ऐड कर सकते हैं कि एक और संस्था बनता है जिसका नाम होता है ब्रांड कमीशन। और ब्रांड कमीशन जो है ये संस्था, इसमें इंडियन मेंबर होता है जिसका नाम होता है LK झा, ओनली इंडियन मेंबर।